Hello students, welcome back to our channel Conceptual English by K.M. Gupta and our today's topic is the voice. The voice जिसे आप हिंदी में वाच्य के नाम से जानते हैं। वैसे इट डज नॉट मैटर कि आप इसका हिंदी का अर्थ याद रखें या ना रखें, मेन चीज़ है इसे आप याद रखें, द वॉइस, एंड इट हैज़ टू काइंड्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस जिसे आप कर्तावाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस जिसे आप कर्मवाच्य कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसके सिलेबस को समझते हैं कि इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए ये टॉपिक न केवल कम्पेटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बल्कि एकेडमिक के लिए भी, यूपी बोर्ड में 10th और 12th क्लासेस में, दोनों क्लासेस में बोर्ड के एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस चैप्टर को हम बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस्ड लेवल तक लेकर चलेंगे और ये है पूरा इसका सिलेबस। सबसे पहले इसके सिलेबस को समझते हैं कि क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली जो वीडियो रहेगी, जो आज की वीडियो है, उसमें हम इसका बेस क्लियर करेंगे, पूरा बेस बनाएंगे, अच्छे से बैकग्राउंड बनाएंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि why do we use active and passive voice, where we use them and how we use them, कि हम एक्टिव पैसिव का प्रयोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ये तीनों ही चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहला जो आज का हमारा वीडियो है, सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, वो यही है कि आज हम इसका बेस बना लेंगे। एक्टिव पैसिव कहाँ, कैसे और क्यों यूज किए जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका आज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे आपके लिए, जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की जगह पर काम करता हो या क्वेश्चन वर्ड वाक्य के ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता हो, यानी कि हु, होम और व्हाट जैसे क्वेश्चन वर्ड जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट बन जाते हैं या किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो उसमें आप कैसे ट्रिक्स लगाएंगे और कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे और कैसे इजीली उन्हें समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट तैयार कर दिया है। तीसरे पार्ट में हम उठाएंगे इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में बहुत सारी वैरायटीज हैं, उन सारी वैरायटीज को हम एक पार्ट में कवर करेंगे। देखिए वैसे तो इन पांचों पार्ट्स को मैं एक वीडियो में कवर कर सकता था, थोड़ी लेंदी वीडियो हो जाती, लगभग 1.5 घंटे की बनती है ना। लेकिन होता क्या है, मैंने नोट किया है कि मेरी भी तो मेहनत ज़्यादा लगती है और आप लोग भी 5-5, 10-10 मिनट देखकर उन वीडियोस को छोड़ देते हैं। दरअसल ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आदमी अपने पैसे से टिक्की खाएगा तो दोने को चाट जाएगा और चबाने की कोशिश करेगा उसे, लेकिन जब वही व्यक्ति शादी में जाएगा प्लेट को भर लेगा पूरी और थोड़ा थोड़ा खा के छोड़ देगा। तो इसीलिए मैं वो सोच रहा हूँ कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। तो इस पूरे चैप्टर को हम एक वीडियो में कवर ना करके छोटे छोटे 5 पार्ट में कर रहे हैं। इससे हमारा भी थोड़ा टाइम बचेगा, इजीली हम मैनेज कर पाएंगे और आप लोगों के भी वो चीज़ें ज़्यादा काम में आ जाएंगी। तो पहला पार्ट ये है। दूसरा, क्वेश्चन वर्ड जब सब्जेक्ट की जगह हो, क्वेश्चन वर्ड जब ऑब्जेक्ट की जगह हो, हु, हुम, व्हाट वाले सेंटेंसेस। तीसरे में इंपेरेटिव की सारी वेराइटीज कवर करेंगे, जिसमें सिंपल होते हैं और लेट वाले होते हैं, लेट अस वाले होते हैं। ये सारी वेराइटीज हम थर्ड वीडियो में क्लियर करेंगे। चौथी वीडियो एडवांस्ड लेवल की है। एडवांस्ड लेवल है इसका, जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनिटिव के पैसिव, जेरंड के पैसिव और पार्टिसिपल के पैसिव कवर होंगे, बेयर इन्फिनिटिव के पैसिव कवर होंगे। इसमें कॉजेटिव वर्ब्स के पैसिव कब कैसे बनाए जाते हैं वो सब कवर होगा। यूज टू और नीड के पैसिव कैसे बनाए जाने चाहिए और बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जो बच्चे इंटरमीडिएट की या हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो स्टार्टिंग की 3 वीडियो में ही सफिशिएंटली सीख जाएंगे सारी चीज़ों को, और जो आप कंपटीशन की तैयारी वाले बच्चे हैं वो सारी वीडियोज़ को देखें। ठीक है, तो चौथा पार्ट रहेगा, इसमें जितने भी आपके कठिन से कठिन स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम इसमें इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो 5वां पार्ट है उसमें हम इसका रिवर्सल करेंगे, यानी अब तक एक्टिव टू पैसिव था, अब हम पैसिव टू एक्टिव के लिए भी एक वीडियो लेकर आएंगे
और इस तरह से पूरा आपका चैप्टर इन 5 वीडियोस में कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका जो है पार्ट 1, और उसमें हम पैसिव वॉइस का पूरा बेस तैयार करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पूरी कुंडली दे रखी है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा और आप अपने नोट्स इसके आधार पर तैयार कर लें। देखिए, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए स्ट्रेंज हो या आप पहली बार सुन रहे हो। इवन एन इलिटरेट पर्सन, even an uneducated person uses all these things in his or her own language। चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति है, उसकी भाषा चाहे जो भी हो, वो हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, ब्रिज बोलता है, अवधी बोलता है, बनारसी बोलता है, उर्दू बोलता है, अपनी अपनी भाषा में पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, एक्टिव वॉइस का भी इस्तेमाल करता है और पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल करता है। भले ही वो ये ना जानता हो कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, लेकिन जो लैंग्वेज बोलता है वो एक्टिव भी बोलता है और पैसिव भी बोलता है। ये बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। मैं आपको अभी सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। देखिए, एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस को हम बोलते हैं कर्मवाच्य। तो देखिए, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, कर्तावाच्य और यह है कर्मवाच्य। कर्ता को आप सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म को आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इनके मीनिंग को हम 2 तरह से समझते हैं। पहला तो है कि कर्तावाच्य जिसमें सब्जेक्ट डोमिनेंट होता है एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, जहां पर वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट है, जबकि इसकी तुलना में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो लेस डोमिनेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट रहता है। जब सब्जेक्ट डोमिनेंट होता है तो आप एक्टिव वॉइस में बोलते हैं, और इसका मतलब है कर्मवाच्य यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहां पर डोमिनेंट हो, ऑब्जेक्ट जहां पर मोर इंपॉर्टेंट हो देन सब्जेक्ट, वहां पर हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस का। अब ये डोमिनेंट होना या इंपॉर्टेंट होना, ये बहुत आसान तरीके से आप समझिए होता क्या है। देखिए, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे देखिए आप पहले। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। हमारे पास 3 चीजें हैं, ये है, एक ये है और एक ये है। ये आपकी वर्ब है, ये एक्शन है ना। और स्प्रेड यानी फैलाना, फैलाने वाले कौन हैं? मच्छर हैं। और क्या फैलाते हैं? मलेरिया। हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। देखिए, मान लीजिए आपसे कहा गया है कि मच्छरों के बारे में एक आर्टिकल लिखिए। आपको एक निबंध लिखना है, आपको एक आर्टिकल तैयार करना है मच्छरों के विषय पर, मच्छरों के ऊपर। तो आपके जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा उसमें यहां पर मच्छर डोमिनेंट रहेगा। सेंटेंस की शुरुआत मच्छर से ही होगी कि मच्छर एक शक्तिशाली जीव होता है, ये बहुत बहादुर होता है और मच्छर मलेरिया फैलाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि टॉपिक जो था, जिस टॉपिक पर आपको लिखना था वो मच्छर के ऊपर लिखना था, तब आप लिखेंगे मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। अब ऑन दी अदर साइड देखिए, मान लीजिए अब आपको टॉपिक दिया गया है मलेरिया का, कि मलेरिया के विषय में आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो अब आप ये नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर अब मलेरिया के विषय में लिखना है, तो मलेरिया टॉपिक डोमिनेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉस्किटोज। तो अब आप जब मलेरिया के विषय में लिखेंगे तो आप स्वतः इसे यूज करेंगे कि मलेरिया इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। फिर आप ये नहीं लिखेंगे मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, आप लिखेंगे मलेरिया मच्छरों से फैलता है। तो बच्चों, ये होता है डोमिनेंट होना या मोर इंपॉर्टेंट होना, कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं।
अगर आप मॉस्किटोज के बारे में निबंध लिख रहे हैं तो मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, और अगर आप मलेरिया के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं तो मलेरिया इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। तो यह बात तो रही आपकी कर्तावाच्य की और कर्मवाच्य की, कि जहां पर सब्जेक्ट डोमिनेंट है वहां आपने एक्टिव का यूज किया है, यानी करने वाला जो डूअर है वो डोमिनेंट है तो आपने एक्टिव का यूज किया है, और जहां पर जो रिसीवर है, जहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो डोमिनेंट है तो आपने पैसिव का यूज किया है जहां पर मलेरिया डोमिनेंट था। अब दूसरा अर्थ देखिए इसका, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। क्या अर्थ होता है? सक्रिय। और पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। अब यहां से समझिए इस बात को, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो डूअर है, जो काम को करने वाला है, वो एक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे यहां पर भाई मलेरिया किसने फैलाया है, फैलाने वाला कौन है, इस एक्शन को करने वाला कौन है, डूअर कौन, इसका एजेंट कौन है, मच्छर। तो यहां पर ये एक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव का मतलब है निष्क्रिय, वहां पर जो डूअर है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। उस बेचारे सब्जेक्ट की स्थिति ऐसी शिथिल हो जाती है, ऐसी निष्क्रिय हो जाती है, जैसे टम्पू के पीछे देखो ये सवारी लटक के जा रही है ना, इस तरह से ये बाई को पकड़कर ऐसे पीछे लटका रहता है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। ये बिल्कुल निष्क्रिय फॉर्म में आ जाता है। भाई एक तो होता है वह जा रहा है, अपने पैरों पर चलकर जा रहा है, एक उसे ले जाया जा रहा है, उसे लाद कर ले जाया जा रहा है। ऐसी कंडीशन हो जाती है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट की जो रियल डूअर है, रियल एजेंट है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है भाई साहब, बिल्कुल निष्क्रिय। इसीलिए इसका नाम पड़ा है पैसिव वॉइस, और यहां पर यह है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये इनका शब्द का मीनिंग रहा। अब आती है दूसरी बात कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप पहचानेंगे कैसे। ना तो आप किसी नाउन को देखकर पहचान सकते हैं, ना प्रोनाउन को, ना एडजेक्टिव को, ना एडवर्ब को, ना इंटरजेक्शन, ना प्रेपोजिशन। आप केवल और केवल जो वर्ब की, जो एक्शन की गति है, एक्शन की जो सिचुएशन है, एक्शन की जो पोजीशन है, उस वर्ब की जो पोजीशन है, उसको देखकर आप पहचानेंगे कि सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में। बड़े अच्छे से इस बात को आप समझ लेना। अभी हम केवल बेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अभी तो हम केवल इसे पहचानना सीख रहे हैं कि इसे पहचानेंगे कैसे। उसके बाद में बात आएगी कि उसे कहां कैसे यूज करेंगे और क्या उसका महत्व है। तो देखिए, अब पहचानने की बात आती है। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो होता है आपका एक्टिव का SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव में ये हो जाता है ये इधर और ये इधर, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। थोड़े डीपली चलते हैं इस चीज में। देखिए, एक्शन जो दिया है आपका, जो वर्ब की फॉर्म दे रखी है, उससे पहले अगर डूअर दे रखा है, डूअर का मतलब काम को करने वाला। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो पढ़ाने वाला कौन है? मैं। आई टीच स्टूडेंट्स। तो आई जो है वो टीच से पहले दे रखा है, वर्ब से पहले दे रखा है, सब्जेक्ट एजेंट तीनों एक ही के नाम है ना। जब वो वर्ब से पहले दे रखा है तब वो एक्टिव फॉर्म में है। और वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी? वर्ब आपकी पांचों फॉर्म में हो सकती है। वो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, SES वाली फॉर्म भी हो सकती है और ING फॉर्म भी हो सकती है। एक्टिव फॉर्म में ध्यान रखेंगे, एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की पांचों फॉर्म में से कोई सी भी आ सकती है। उससे पहले डूअर दे रखा है, करने वाला दे रखा है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है एक्टिव में और नहीं भी हो सकता है। हर एक्टिव सेंटेंस का आप पैसिव थोड़े बना सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट होगा साथ में, जब रिसीवर साथ में होगा, जैसे यहां स्प्रेड के साथ मलेरिया था तो आपने इसका पैसिव बना दिया। सेंटेंस तो ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल सब्जेक्ट है, केवल वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं, रिसीवर नहीं, उसका आप पैसिव सामान्यतः नहीं बनाते हैं। यानी कि अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब सकर्मक होती है, उसका आप पैसिव बनाते हैं।
और ऐसी वर्ब जिसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसके साथ रिसीवर नहीं होता, उसका आप पैसिव नहीं बनाते हैं। तो जो एक्टिव का सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर, भाई ये वर्ब होगी आपकी, और वो वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एस, ई एस या आई एन जी, उससे पहले उसका डूअर दे रखा होगा। ये है आपका एक्टिव वॉइस। अब बढ़ते हैं पैसिव की ओर। पैसिव कोई भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ध्यान रखेंगे, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थर्ड फॉर्म देखते ही आप पैसिव कह दें, क्योंकि तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन पूरी बात सुनिए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आपको मिलेगी किसमें? पैसिव वॉइस में। और जो डूअर होगा, जो काम को करने वाला होगा, जिसने सारा कुछ किया, जिसने एक्शन किया, उसे उठाकर पटक देते हैं, बाद में वो बिल्कुल पैसिव फॉर्म में आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे टेंपू में पीछे सवारी लटक के जा रही है, वो कंडीशन हो जाती है उस डूअर की। और डूअर या एजेंट उसे बोलते हैं, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जो रियल सब्जेक्ट था, जो रियल डूअर था काम को करने वाला, जो एजेंट था, वो वर्ब के बाद में आपको दिखाई देगा। और इतनी खस्ता हालत, इतनी फटेहाल हालत इसकी बेचारे की हो जाती है, कभी कभी तो इसे बिल्कुल ही गायब कर देते हैं। कई बार ऐसी कंडीशंस आएंगी जहां पर एजेंट को ओमिट ही कर दिया जाएगा। तो ये डूअर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कहां पर इस एजेंट का रहना जरूरी है और कहां इस एजेंट को ओमिट कर दिया जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और 90% इसके साथ बी फॉर्म भी दे रखी होती है, चाहे वो इज़ारम हो, चाहे वो वॉजवर हो, चाहे वो बीइंग हो, चाहे वो बीन के रूप में आए। 90%, 10% ऐसे भी केसेज हैं जहां इसके बिना भी पैसिव वॉइस होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसका यूज हम क्यों करते हैं। देखिए, अभी मैंने एक बात कही थी कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी लैंग्वेज में पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल करता है और एक्टिव वॉइस का भी इस्तेमाल करता है। आप मार्केट जाएंगे और मार्केट पर जो बोर्ड लगे होते हैं, हमारे यहाँ मोटरसाइकिल की मरम्मत की जाती है, हमारे यहाँ ऑर्डर पर केक तैयार किए जाते हैं, हमारे यहाँ दूल्हे किराए पर नहीं सॉरी हमारे यहाँ दूल्हे की ड्रेसेस किराए पर मिलती हैं, हमारे यहाँ दुल्हन का मेकअप किया जाता है, हमारे यहाँ सस्ते दामों में बच्चे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में हैं। क्यों है पैसिव वॉइस में, अब इस पर बात होगी। देखिए, अभी आपने एक बात सीखी कि जब सब्जेक्ट डोमिनेंट होता है, जब सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तब आप उसे एक्ट में बोलते हैं। और जब ऑब्जेक्ट डोमिनेंट हो, जब जो रिसीवर है वो डोमिनेंट होता है, तो वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है। जब आप मार्केट में केक लेने जाते हैं, तो वो आपके लिए केक इंपॉर्टेंट है या वो कारीगर जिसने केक बनाई है? ऑब्वियसली आपके लिए केक इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाना इंपॉर्टेंट है। कौन है डूअर, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। केक बनाने वाला कारीगर भूरा है या कल्लू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। इसीलिए ये लाइंस हमेशा पैसिव वॉइस में लिखी जाती हैं। तो इस बात को मैं प्रूव करने के लिए आपको ये दो सेंटेंसेस दिखा रहा हूं, ये वाला और ये वाला। देखिए, आपने भूगोल पढ़ी है, कक्षा 6 से ही पढ़ी है। दो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं और आप सोचना कि इनमें से कौन सा सेंटेंस आपने सुना है। लोग भारत में कोयला कहां पाते हैं? दूसरा, भारत में कोयला कहां पाया जाता है? ऑब्वियसली जो दूसरा सेंटेंस है, भारत में कोयला कहां पाया जाता है। इस टॉपिक का नाम हुआ करता था प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, वहां उस चैप्टर में कोयला इंपॉर्टेंट था, ना कि उसे पाने वाले लोग। उसे पाने वाले कौन मजदूर थे, कौन सेठ थे, टाटा थे, अंबानी थे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द सेंटेंस। वहां इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में संसाधन, वहां बात चल रही है कोयले की। तो वो वाक्य जो है हमेशा आपने पैसिव वॉइस में देखा होगा, वेयर इज कोल फाउंड इन इंडिया। ये एक्टिव वॉइस है कि वेयर डू पीपल फाइंड कोल इन इंडिया। भारत में लोग कोयला कहां पाते हैं। देखिए, यहां पर जो एक्शन है, यहां पर जो वर्ब है, वो क्या है आपकी? वो है फर्स्ट फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है ये पैसिव तो नहीं हो सकता है। अब देखिए, डूअर यानी पाने वाला,
इससे पहले दिया है या इसके बाद में दिया है, तो देखिए फाइंड से पहले दे रखा है पीपल, यानी कि ये एक्टिव सेंटेंस है। और दूसरे सेंटेंस में देखिए फाउंड ये है आपका पाने वाला गायब ही हो गया, भगा ही दिया बिल्कुल सेंटेंस में से बाहर, और जो रिसीवर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो आ गया आगे, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। वेयर इज कोल फाउंड इन इंडिया, भारत में कोयला कहां पाया जाता है। अभी मैं आपको बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको केवल यह सिखा रहा हूं कि पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं और इसका क्या महत्व है। तो इस सेंटेंस में चूंकि कोयला इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट है, इसलिए ये वाला वाक्य आपने बताया कि ये ही ठीक है। वेयर इज कोल फाउंड इन इंडिया, ठीक से मतलब प्रचलन में है और ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से देखिए दे ब्यूटिफाई ब्राइड्स हेयर। अब ये दे किसके लिए है, इस दे के बारे में और समझ लीजिए आप एक बार। भाई एक दे तो होता है पर्सनल प्रोनाउन, उस प्रोनाउन का मतलब होता है वे, जहां पर आपका इशारा होता है, कुछ लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ इशारा कर कहते हैं देखिए वे, हमारे दोस्त हैं वो, या रिश्तेदार हैं, या कोई भी हैं। और एक दे होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, एक ऐसा प्रोनाउन जो बस जनरली सबके लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है लोग। लोग कहते हैं पीपल से, या आप कहते हैं दे से, लोग कहते हैं, है ना, ये वो वाला दे है। या फिर ये आता है किसी कंपनी के कर्मचारियों की तरफ, टेक्नीशियंस की तरफ, कंपनी के जनरल एम्प्लॉइज की तरफ, या डायरेक्टर्स की तरफ। तो ऐसा दे अगर यहां दिया जाता है तो आप उसे हटा ही देते हैं। क्यों हटा देते हैं उसके बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे। शॉर्ट में समझ लीजिए आप कि जो दिया हुआ एजेंट है, देखिए क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एजेंट, यानी सब्जेक्ट यानी डूअर। तीन अवस्थाओं में हटा दिया जाता है, उसे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। वो तीन अवस्थाएं अभी डिटेल में पढ़ेंगे, आप शॉर्ट में समझ लीजिए। तो इसकी पहली कंडीशन होती है जो दिया गया एजेंट है, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, जो सब्जेक्ट है यानी एजेंट है यानी जो डूअर है, वो इंपॉर्टेंट ना हो, उसके होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़ता हो। जैसे पहले सेंटेंस में कोयला कहाँ पाया जाता है, भाई कोई बिल्ली कोयले को नहीं खोज रही है, कोई भैंस नहीं खोज रही है, लोग ही खोजते हैं। तो जब भी पीपल दे दिया जाए तो आप पीछे ले जाकर उसे बाई पीपल नहीं लगाते, आप उसे ओमिट कर देते हैं, बिल्कुल हटा ही देते हैं, है ना। जैसे सेंटेंस है लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। अब ये कहने का क्या मतलब हुआ कि लोगों के द्वारा, भाई जाहिर सी बात है लोग ही बोलते हैं अंग्रेजी, लोगों के अलावा कोई और बोलते सुना है आपने अंग्रेजी? हाँ, अगर बोलता हो तो लगाना पड़ेगा बाई एलिफेंट्स, बाई पैरट्स, है ना, जो भी है। लेकिन फिलहाल ये अनइम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। दूसरी कैटेगरी होती है जब वो ऑब्वियस हो, सेल्फ इम्प्लाइड हो, ना होते हुए भी उसका अर्थ बिल्कुल ऑब्वियस समझ में आ रहा हो। जैसे पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, ये एक्टिव है। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने का काम किसका होता है? पुलिस का होता है, ऑब्वियस है बिल्कुल। तो ऐसी जगह पर भी एजेंट को हटा देते हैं, इतना काफी है, द थीफ वॉज अरेस्टेड। और तीसरी कंडीशन होती है जब हमारा एजेंट, जब हमारा सब्जेक्ट अननोन हो। समबडी स्टोल माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। अब किसने चोरी कर लिया हमें नहीं पता, तो हम उसका नाम कैसे ले सकते हैं? तो इसमें भी आप बाई समबडी पीछे नहीं लगाते। तो ये सेंटेंस है दे ब्यूटिफाई ब्राइड्स हेयर। एक्टिव में ये सेंटेंस दुकानों के आगे ऐसे लिखा जाना चाहिए कि दे ब्यूटिफाई ब्राइड्स हेयर। ये दे आया हुआ है आप ब्यूटी पार्लर के कर्मचारियों के लिए, ब्यूटिशियंस के लिए। तो मैंने बताया था ये दे जो है जब कर्मचारियों के लिए हो तो आप पैसे में से गायब कर देते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन को सजाया जाता है। एक्टिव है दे ब्यूटिफाई ब्राइड्स हेयर, और पैसिव हो गया ब्राइड्स आर ब्यूटिफाइड हेयर। यहाँ दुल्हनों को सजाया जाता है। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, डोमिनेंट हो, और सब्जेक्ट का महत्व वहाँ पर कम हो। ये कोई खेल खिलौना नहीं है कि हर एक्टिव का पैसिव बनाना ज़रूरी है। ढेर सारे एक्टिव ऐसे होते हैं जिनका पैसिव बनाना सही नहीं लगता है और बिल्कुल भी सुटेबल नहीं लगते हैं। जब तक एक्टिव से पैसिव बनने के बाद
वो सेंटेंस मोर ब्यूटीफुल ना लगे, ज़्यादा खूबसूरत ना लगे, तब तक उसे पैसिव बनाना भी नहीं चाहिए कि राम एक पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। यहाँ से निकलिए, बाहर निकलिए इन चीज़ों से। जब तक एक्टिव से पैसिव ज़्यादा सुंदर ना लगे तब तक पैसिव बनाना भी नहीं चाहिए। आपने खुद कहा है ये दोनों पैसिव ज़्यादा सुने हैं आपने, ये दोनों एक्टिव नहीं सुने होंगे। भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है? यहाँ दुल्हनों को सजाया जाता है, यहाँ मोटरसाइकिल की मरम्मत की जाती है। और देखिए, पैसिव वॉइस का जब हिंदी अर्थ आप करते हैं 95%, तो उसमें एक शब्द अपनी तरफ से आप जोड़ देते हैं और वो शब्द है गो, यानी जाना। उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप जोड़ते हैं। दुल्हनों को सजाया जाता है, कौन कहाँ जा रहा है? यहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, कौन कहाँ जाएगा? तो ये जाना शब्द जुड़ जाता है। पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो ये वाली बात रही। अगली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये देखिए, मैंने क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझना आप इस चीज़ को। पैसिव में और एक्टिव में क्या डिफरेंस आ जाता है। ये डूअर दे रखा है, यानी कि सब्जेक्ट दे रखा है। ये वर्ब दे रखी है, जिसे हम एक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस जो है वो एक्शन वर्ब का ही आप बनाते हैं। और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, मैं नाम बदल दिया है, बात वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। ये मैंने तीर लगाया है, देखिए इस तरह से ये तीर लगाया है। एक्टिव वॉइस में जो एक्शन की गति है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ होती है। बंदूक की जो नाल है वो इधर की तरफ होती है। सब्जेक्ट कुछ करता है ऑब्जेक्ट के साथ, जबकि पैसिव वॉइस में इस एक्शन का, इस बंदूक का, इस तीर का जो मुंह है, सिरा है, वो अपनी तरफ ही हो जाता है, सब्जेक्ट की तरफ पलटकर, यानी रिसीवर आगे आ जाता है निकलकर और डूअर उसके पीछे चला जाता है। देखो, पढ़ाता है, पढ़ाया जाता है, पीटता है, पीटा जाता है, समझाता है, समझाया जाता है। तो जो एक्शन का फ्लो है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जरा इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, ये सेम सेंटेंस के एक्टिव पैसिव नहीं हैं, लेकिन बात समझने में बड़ी आसान हो जाएगी। यहां क्या है? डॉग्स ईट मीट, ये एक्टिव फॉर्म है। कुत्ते मांस खाते हैं, है ना। यहां पर जो एक्शन है वो इधर की तरफ हो रहा है, क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। अगले में देखना जरा, डॉग्स आर ईटन, कुत्तों को खाया जाता है इन चाइना, चाइना में। तो देखिए किस तरह से एक्शन का फ्लो, ये तीर या बंदूक की जो नाल है वो कैसे एकदम अपना रास्ता बिल्कुल यू टर्न मार गई, पलट गई। यहां कुत्ते खाते हैं और यहां कुत्ते खाए जाते हैं। तो ये है आपकी वर्ब एक्टिव फॉर्म में और ये है आपकी वर्ब पैसिव फॉर्म में। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको समझाया है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, हम पैसिव क्यों बनाते हैं, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट एन एक्टिव फॉर्म इनटू ए पैसिव फॉर्म। उसके लिए आपके पास ये 4 स्टेप हैं, इन्हें आप मिस नहीं करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 1 क्या कहता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए। यानी किसी भी सेंटेंस में आपको पहचानना है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका वर्ब पार्ट है, कैन चेंज। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है। ऑब्जेक्ट बेसिकली आपको वर्ब के तुरंत बाद मिल जाएगा और ये है आपका सब्जेक्ट। योर डिसीजंस कैन चेंज योर लाइफ। आपके निर्णय आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो बदलना क्या है? ये पूरा पार्ट है आपका, बदल सकते हैं। ये आपका वर्ब पार्ट है, एक्शन वाला पार्ट है, और इसे करने वाला कौन है, चेंज लाने वाला कौन है? योर डिसीजंस। और किसमें परिवर्तन होगा? वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो पहला पार्ट है आपका, पहला स्टेप है कि जो सब्जेक्ट है उसे तो आप बना देंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को निकाल कर ले आएंगे आगे। यानी जो डूअर है वो वर्ब के
पीछे पहुंच जाएगा। जैसा कि आपको बताया था कि एक्टिव सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो एजेंट होता है, वो वर्ब से पहले होता है, और पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है और जो डूअर है वो वर्ब के पीछे चला जाता है और जरूरत नहीं होती है तो बिल्कुल सेंटेंस से बाहर कर दिया जाता है। तो पहला काम हमने कर लिया, योर लाइफ। इसे हम नया सब्जेक्ट बना लाए। पुराना सब्जेक्ट था योर डिसीजंस और नया सब्जेक्ट है योर लाइफ। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है, देखिए, कि न्यू सब्जेक्ट के अनुसार, यानी पुराना सब्जेक्ट था योर डिसीजंस, नया सब्जेक्ट है योर लाइफ। अब जो नया सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार और टेंस को ध्यान में रखते हुए कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बी फॉर्म देनी होती है। बी फॉर्म का मतलब है कहीं इजारम देनी होगी, कहीं बीइंग देनी होगी, कहीं बीन लगाना होगा, या हम यूं कह सकते हैं कि हमें एक हेल्पिंग वर्ब सप्लाई करनी है। हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह से बदला जाता है, आप पहले ये चार्ट देखिए। ये वाला जो पार्ट है इसमें ये टेंस का नाम लिख रहा है। ये दूसरा पार्ट है, ये आपकी एक्टिव फॉर्म में वर्ब कैसी होगी ये दिखाया गया है। और ये तीसरा वाला बॉक्स है, इसमें दिया गया है कि इस वर्ब को, इस हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस की फॉर्म में। यहां मैंने पूरे 12 पार्ट दे रखे हैं। हो सकता है आपने ट्रेडिशनल ग्रामर में यही पढ़ा हो कि आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को छोड़ देते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों प्रकार के छोड़ दिए जाते हैं, यानी 12 में से केवल 8 के पैसे बनाए जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में केवल फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका पैसिव बनाया नहीं जा सकता है, बस दे आर लेस कॉमनली यूज्ड। इस तरह के पैसिव का प्रयोग बहुत कम किया जाता है और संभवतः आपके एग्जामिनेशंस में भी ये पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल ग्रामर में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, इसके फेवर में मैं आपको एक वर्ल्ड फेमस बुक से, ये ग्रामर की वर्ल्ड फेमस बुक है मॉडर्न ग्रामर की, इससे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 और 16 आप ध्यान से देखिए। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी बुक्स में, इंग्लिश ऑथर्स की अच्छी मॉडर्न बुक्स में भी आपको इसके फेवर में एग्जाम्पल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मॉडल्स दी हैं, जैसे अगर हम बात करें विल, तो विल का पैसिव में हो जाएगा विल बी, शैल का शैल बी, वुड का वुड बी, शुड का शुड बी, मे का मे बी, माइट का माइट बी, है ना। और अगर ये परफेक्ट फॉर्म में हो, अगर विल हैव है तो विल हैव बीन, वुड हैव है तो वुड हैव बीन, शुड हैव है तो शुड हैव बीन, कुड हैव है तो कुड हैव बीन, और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये सब जो चार्ट आपको दिखाया गया है वो केवल इस सेकंड स्टेप के लिए है। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये लगभग सभी में कॉमन रहेंगे। ये सेकंड स्टेप जो है उसे आपको ध्यान से समझना है कि न्यू सब्जेक्ट के अनुसार, यानी न्यू सब्जेक्ट आ गया आपका योर लाइफ, इसके अनुसार। लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि टेंस को ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और यहां आपको पैसिव वॉइस में चुनना है इज, आर या एम। तो अब आप क्या करेंगे? सेंटेंस है कि रैश ड्राइविंग कॉजेज मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स। रैश ड्राइविंग से होते हैं ज्यादातर एक्सीडेंट, तो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स मान लीजिए आप ले आए आगे, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स। अब जो पुराना सब्जेक्ट था वो था आपका रैश ड्राइविंग, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे तो आएगा इज, लेकिन हमें इसके अनुसार नहीं लगाना। किसके अनुसार लगाना है? न्यू सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस को ध्यान में रखते हुए। तो टेंस को ध्यान में रखते हुए इसमें चुनना है इज, आर या एम। टेंस ने तो ये आपसे कह दिया कि तीनों में से कोई सा चुन लीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या आई है, तो आपका सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल है, तो
तो आप यहां पर लगाएंगे आर। इसका यह मतलब है। तो न्यू सब्जेक्ट के अनुसार टेंस को ध्यान में रखते हुए आप बी फॉर्म देते हैं। जब यह मॉडल दे रखी है तो आप यहां पर कैन का कर देंगे कैन बी। अगर ये परफेक्ट फॉर्म में होती तो कैन हैव का हो जाता कैन हैव बीन, है ना। तीसरा स्टेप है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो योर लाइफ कैन बी, चेंज का थर्ड फॉर्म हो गया चेंज्ड। 3 स्टेप आपने लगा दिए, योर लाइफ लगा दी, कैन बी लगा दी और थर्ड फॉर्म लगा दी चेंज्ड। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स आर, कॉज की थर्ड फॉर्म लगा दी आपने कॉज्ड। ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। अब किसके द्वारा होते हैं? चौथा स्टेप देखिए कि न्यू ऑब्जेक्ट से पहले सामान्यतः बाय लगाते हैं, हमेशा नहीं, सामान्यतः। क्योंकि देखिए बाय के स्थान पर और भी आते हैं, जैसे आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, तो यू आर नोन टू मी। यहां बाय नहीं लगाते हैं आप, बाय से बेटर है यहां पर टू। यू आर नोन टू मी, मैं आपको जानता हूं और आप मुझसे परिचित हैं। तो इस तरह से, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा बाय आएगा। यहां एट भी होता है कई जगह पर, कई जगह इन भी देखने को मिलेगा आपको, है ना, लेकिन सामान्यतः बाय लगाते हैं। और बाय कहां लगाते हैं? न्यू ऑब्जेक्ट से पहले। तो जो योर डिसीजन था वो पीछे आ जाएगा, बाय योर डिसीजंस। ये हो गया आपका पूरा। योर लाइफ कैन बी चेंज्ड बाय योर डिसीजंस। दूसरा है रैश ड्राइविंग कॉजेज मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रैश ड्राइविंग। बच्चों रैश ड्राइविंग होती है केयरलेस ड्राइविंग, है ना अपनी साइड का ख्याल है, ना अपनी गति का ख्याल है, उसे कहते हैं रैश ड्राइविंग। तो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रैश ड्राइविंग। तो देखिए जैसा कि आपको बताया था कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो एक्टिव फॉर्म में होता है, जबकि पैसिव में वो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है? पैसिव। देखिए ये लटका पड़ा है पीछे, देखिए ये लटका पड़ा है पीछे, इस तरह से वो निष्क्रिय सा हो जाता है। यहां सब्जेक्ट खुद चल रहा है और यहां 4 के कंधों पर यूं मानो ये जा रहा है एम्बुलेंस। ये बाई मानो एक एम्बुलेंस है जिसमें ये लटक कर जा रहा है, लेट कर जा रहा है, ले जाया जा रहा है। उसके बाद अब इस पर गौर करते हैं, ओनली इफ रिक्वायर्ड। ये जो एजेंट है इसे हम हमेशा ऐसा नहीं है कि बाई के बाद उसे लगाना पड़ेगा। कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर एजेंट को हटाया जा सकता है, और वो 3 सिचुएशन मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताई थी। अब यहां लिखकर बता रहा हूं मैं आपको कि 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं जहां पर आप उसे ओमिट कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। पहली कंडीशन है नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरी कंडीशन है ऑब्वियस या सेल्फ इंप्लाइड, और तीसरी कंडीशन है अननोन। तीसरी कंडीशन क्या है? अननोन। देखिए मान लीजिए कोई एजेंट दिया है आपका। एजेंट क्या होता है? सब्जेक्ट। ये है पीपल, ये है द पुलिस और एक है समबडी। मैंने 3 सेंटेंसेज आपको यहां दिखाए हैं, तीनों की एक एक। देखिए जब आपका एजेंट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हो, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बिना उसके भी अर्थ पूरा निकल रहा हो, तब आप उसे हटा देते हैं। कैसे? मान लीजिए सेंटेंस है पीपल यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज एंड बटर। लोग दूध को प्रयोग करते हैं पनीर और मक्खन बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट है, यूज आपकी वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे ही मिलेगा। आए और पीछे जो भी मिला खींच के आगे उसे ले गए और उसे होश में ला रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं। जब वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वो होश में कैसे आएगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको वर्ब के तुरंत बाद। लोग प्रयोग करते हैं किस चीज का? मिल्क का। बस इतने में पैसिव आपका बन जाएगा। पहला स्टेप आपने मिल्क लगा दिया आगे। दूसरा स्टेप
आपने नए सब्जेक्ट के अनुसार टेंस को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब सप्लाई कर दी और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपने इज लगा दिया मिल्क के साथ। पीपुल के हिसाब से आ रहा था लेकिन उसके हिसाब से नहीं लगाना, हमें न्यू सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है मिल्क इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है यूज्ड। दूध का प्रयोग किया जाता है पनीर और मक्खन बनाने के लिए। अब आप ये देखिए, क्या बाई पीपुल के बिना अर्थ पूरा नहीं निकल रहा है? क्या लोगों के अलावा भी कोई और हैं, कोई भैंस है, कोई बंदर है, कोई चूहा है जो पनीर बनाते हैं या मक्खन बनाते हैं दूध से? तो ऐसी जगह जहां एजेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना हो आप उसे हटा दीजिए, यानी पीपल को आप हटा दीजिए सेंटेंस में से। मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज एंड बटर। ठीक है, दूध का प्रयोग किया जाता है पनीर और मक्खन बनाने के लिए। अब दूसरा क्या है? ऑब्वियस, स्पष्ट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। जब कोई ऐसा एजेंट है, आपका इस तरह का एजेंट दिया है जो अपने आप में एम्प्लॉयड है, बिना होते हुए भी वो पता चल रहा है कि ऐसा कौन कर रहा है, मिलते जुलते हैं काफी। पुलिस ने उस कुख्यात चोर को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने का काम किसका है? ऑब्वियसली पुलिस का ही है। तो यहां बाय द पुलिस लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस आप ऑब्जेक्ट को निकालकर आगे लाइए, उसे नया सब्जेक्ट बना दीजिए। आपने कर दिया दैट नोटोरियस कुख्यात थीफ। दूसरा स्टेप है न्यू सब्जेक्ट के अनुसार आपको एक हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म सप्लाई करनी है। पास्ट इंडेफिनिट में यू हैव टू ऑप्शंस, आप वॉज लगाते हैं या आप वर लगाते हैं। न्यू सब्जेक्ट के अनुसार आपको चुनना है, क्योंकि पुलिस के हिसाब से तो वर आता, लेकिन न्यू सब्जेक्ट है नोटोरियस थीफ, आपको वॉज लगाना है। आपने दूसरा स्टेप कर दिया। पहला कर दिया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लाया आगे। अब न्यू सब्जेक्ट के अनुसार आपने वॉज लगा दी। तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड और फुल स्टॉप। यहां चौथे स्टेप की जरूरत नहीं, बाय द पुलिस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वह कुख्यात अपराधी गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया, और अरेस्ट करने का काम पुलिस का ही है, तो आप ब्रैकेट में भी आगे ना लगाएं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बिना भी अर्थ पूरा निकल रहा है। बाकी रही लगाने की बात, आप बाय द पुलिस लगाना चाहें, बाय पीपल लगाना चाहें, तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ पर जितने कम शब्दों में आप अपनी बात कहते हैं वो बेहतर लगता है। ज़बरदस्ती के इस ऐसे शब्दों का, सुपरफ्लुअस शब्दों का प्रयोग ना करें। तीसरा है अननोन। जब आपका एजेंट अननोन है, जब आपको पता ही नहीं कि यह काम किसने किया है, तब आप उसे हटा देते हैं और उस कैटेगरी में आपका आता है ये समबडी। समबडी स्टोल माई बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। तो इतना काफी है, मेरा बैग चोरी हो गया, मेरी जेब कट गई। अब किसने काटी है जेब, किसने चुराया है बैग, हमें खुद ही नहीं पता। जब तक वो सब्जेक्ट बना हुआ है तब तक मजबूरी थी, लेकिन जब नया सब्जेक्ट आपका आ गया, माई बैग, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज लगा दिया। ये जो चार्ट मैंने आपको दिया है ये आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से में आप कौन सी वर्ब सप्लाई करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में ये देखिए, आपको वॉज या वर में से कोई चुनना होता है, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस होता है तो आप वॉज वर तो सप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ में जो आईएनजी फॉर्म आती है उसे तोड़कर दो जगह कर देना है। देखिए कॉन्टिन्यूअस है, मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, माई फ्रेंड्स आर डेकोरेटिंग द हॉल फॉर द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के लिए मेरे दोस्त हॉल को सजा रहे हैं। तो आपने सबसे पहला स्टेप किया कि आप ऑब्जेक्ट को निकालकर आगे लाए। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एनुअल फंक्शन है या हॉल है, यानी डेकोरेशन किस चीज़ की हो रही है, हॉल की हो रही है या फिर एनुअल फंक्शन की। ऑब्वियसली जो डेकोरेशन हो रही है वो हॉल की हो रही है, यानी वर्ब के तुरंत बाद जो है उसे निकालकर आप आगे ले आए, द हॉल। दूसरा स्टेप है आपका कि आपको टेंस के अनुसार और न्यू सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये चार्ट देखिए, चार्ट में लिख रहा है स्पष्ट कि इज आर एम है एक्टिव में, और पैसिव में भी इसकी इज आर एम ही रहती है।
अब आती है बात इस आईएनजी फॉर्म की। आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस की बेसिक पहचान होती है। भाई अगर सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में है कोई से में भी, तो आईएनजी तो उसकी पहचान है, ये तो रहनी चाहिए। पैसिव अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दोनों की मजबूरी है और दोनों की मांगे हैं, कैसे आप पूरी करेंगे? तो यूं मानिए कि दोनों तरफ से खींचातानी हो रही है, एक तरफ से पकड़ा कॉन्टिन्यूस ने, दूसरी तरफ से पैसिव ने। खींचातानी में ये टूट के दो जगह हो जाती है। कॉन्टिन्यूस के हाथ में उखड़ कर आ जाती है बीइंग और उसके हाथ में पहुंच जाती है थर्ड फॉर्म। तो कॉन्टिन्यूस जब भी आती है ये फॉर्म आपकी आईएनजी फॉर्म आती है, पैसिव में इसे दो जगह पर कर देते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द हॉल इज बीइंग डेकोरेटेड बाय माय फ्रेंड्स फॉर द एनुअल फंक्शन। तो देखिए ये सेंटेंस है आपका, माई बैग वॉज स्टोलन, मेरा बैग चोरी हो गया। अब यहां पर अगर आपको पता होता कि वो किसने चुराया है तो आप पीछे लगा देते बाय माई फ्रेंड, बाय माई नेबर, बाय ए पैसेंजर, जिसे आप जानते होते आप लगा सकते थे। लेकिन somebody को आप पीछे बाय somebody के रूप में नहीं लगाते हैं, ये यहां पर बताया गया है। तो बच्चों ये है आपका टोटल 4 स्टेप का फॉर्मूला कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आप इन 4 स्टेप्स को यूज करते हैं। तो साथियों ये था हमारा एक्टिव पैसिव का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने बेस क्लियर किया है और इन 4 स्टेप्स को समझा है और पैसिव का कैसे और कहाँ यूज करते हैं इन सारी चीज़ों को क्लियर किया है। सेकंड पार्ट जल्द ही आपके सामने आ जाएगा और वो है आपका इंटरोगेटिव पर आधारित कि अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पर हो, अगर क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं, जुड़े रहिए, देखते रहिए।